भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। कि ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि तुम क्रांतिकारी मार्ग के ऊपर चल रहे हो। अंग्रेजों को भून करके अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए तुम लगे हुए हो, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। परंतु बेटा मैं तुम्हें एक ही बात कहता हूं, मेरे मुंह पर कालिक मत लगाना, टूटना मत, डरना मत, झुकना मत और लौटना मत इस मार्ग से पीछे। ये केवल मात्र धधक करके भभक करके अपने जीवन को भारत माता के लिए चढ़ा देने वाले लोग नहीं थे। इन लोगों के जीवन में संक्रांति, ये देश के लिए जीना कैसे, तिल तिल करके मरना कैसे, अपने जीवन को खपाना कैसे, इसमें से ये आगे बढ़े। भगत सिंह ने कहा हम लोगों को जिनको फांसी हो गई है वो तो क्षण भर में अपने जीवन का चोला उतार करके चल देते, पर जिन लोगों को आजीवन कारावास हुआ है उन लोगों को अभी दुनिया देख नहीं। दुनिया के सामने हमारे क्रांति का आदर्श क्या है, ये सही चेहरा तुम लोगों को ही रखना है। इसलिए अपने अंतःकरण के अंदर अपने देश की आजादी की जिजीविषा को जिंदा रखते हुए अपने जीवन को इस तरीके से जियो कि लोग तुम्हें देख करके इस भारत माता के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हो जाए। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। होली अभी गई है, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 4-5 एपिसोड में हम लोगों ने अत्यंत ही विस्तार के साथ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके जीवन के बारे में सुना। इनका ये जो पूरा कालखंड है, इस कालखंड की एक विशेषता और है, और वो विशेषता यह है कि ये जो चंद्रशेखर आजाद नाम के जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अपने जीवन की विशेषता ये रही है कि ये जहां जहां भी रहे उन जगहों पर होनहार युवकों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण दे करके और उन्हें क्रांति के कार्यों की उत्प्रेरणा दे करके उन्हें अपने साथ में जोड़ करके आगे बढ़ाना, ये उनका विशेष महत्व रहा है। एक बड़ी विचित्र प्रकार की घटना शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो कि भगवती चरण बोहरा और दुर्गा भाभी, उनका एक लड़का था छोटा। भगत सिंह को जब फरार करने के लिए दुर्गा भाभी ने उनकी मेम का रोल अदा किया, तब वो जो छोटा बच्चा था वो उनका बच्चा था, उसका नाम था सचिंद्र।
और अक्सर कर सचिंद्र जब चंद्रशेखर आजाद के पास में बैठ करके खेलता था तो वो उसके सामने खिलौने के रूप में पिस्तौलें, गोलियां रखा करते थे, बंदूकें रखा करते थे। पूछते थे लोग उनको कि आप, ये जोखिम भरा काम है, ये छोटा सा बच्चा है, आप इसको पिस्तौल दे रहे हो। उन्होंने कहा कि बच्चे जब तक पिस्तौल से खेलना सीखेंगे नहीं तब तक बड़े होकर के वो निडरता के साथ, साहस के साथ अंग्रेजों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। माने बचपन में किस प्रकार के संस्कार बच्चों को दिए जाने चाहिए, उसके लिए चंद्रशेखर आजाद का यह कहना कितना माकूल है। आज भी आप देखेंगे हर घर में बच्चों को डराने का प्रयास किया जाता है। छिपकली आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी, चूहा आ जाएगा, डराने का प्रयास है, डर निकालने का कोई प्रयास नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को एक बार किसी हॉस्टल के अंदर भूत करके डराने का प्रयास किया गया था और ये जाकर के वहां 2 थप्पड़ रख करके वो जो भूत करके डरा रहे थे लोग, वो साइंस के स्टूडेंट थे, साइंस के विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके हिप्नोटाइज कर रहे थे सबको, उनको वो धराशायी करके आके डरते नहीं थे। बचपन से ही उनका स्वभाव उस प्रकार का रहा। हनुमान जी के बड़े प्रबल भक्त थे। खास तौर पर उनके उस कालखंड के अंदर कुछ जो लोग निर्मित हुए हैं उनके बारे में आज मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने का प्रयास करता हूं। एक राजा हुए खलक देव सिंह जुदेव। ये खलक सिंह जो थे ये बाद में सन्यासी बन गए। ये जब राजा थे तो राजा के नाते इनका राज्य हड़प लिया गया अंग्रेजों ने। पर ये घटना बताते हैं चंद्रशेखर आजाद के जीवन की। बाबा जी बन गए तो पूछा किसी ने, बाबा जी आपका और चंद्रशेखर आजाद का क्या रिश्ता रहा, जरा बताइए। इन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं बुंदेलखंड मोटर कंपनी में गाड़ी ठीक कराने के लिए गया। तो वहां ये हरिशंकर तिवारी के नाम से काम करते थे। तो उसका उस्ताद सिराजुद्दौला उसने कहा कि हरिशंकर तुम महाराज जी की गाड़ी ठीक कर दो। उन्होंने गाड़ी ठीक कर दी। ठीक करने के बाद में उन्होंने उनको कहा कि गाड़ी तो आपकी ठीक हो गई है, एक पार्ट नहीं आया हुआ है, इसलिए आने पर लगा देंगे, अभी आपका काम चल जाएगा, आप इसको लेकर के चली जाइए। तो कहीं रास्ते में रुकेगी तो नहीं, ऐसा महाराज ने अपना अभिमत व्यक्त की। तो सिराजुद्दौला ने कहा ऐसा कर, तू इनके साथ ही चला जा, इनको छोड़ के आ जा। ये चल दिए उनके साथ। इन्होंने कहा कि ये ड्राइव कर रहे थे गाड़ी, मैं पास में बैठा हुआ था, रास्ते में लघु शंका के लिए रुके, मैं थोड़ा सा दूर की तरफ गया तो जाकर के जैसे ही मैं बैठा और सामने एक बड़ा सांप काला फन किए हुए निकाल करके मेरे को डसने के लिए एकदम आ गया। मैं घबरा गया, ओह गए काम से, अब क्या होगा। इतने में पता चला मेरे पास से सनसनाती हुई एक गोली आई, उसने उसके फन के ऊपर वार किया और वो सांप जो था धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं हाथ पर रह गया, डर सा गया, उठा देखा तो पीछे हरिशंकर पिस्तौल लिए हुए तैयार थे। पास में आए, चला गया वो, आओ कोई बात नहीं, बच गया। तुम पिस्तौल रखते हो? हाँ रखता हूं, कभी कभी ऐसे किसी प्रकार के काम में आ जाए, कर जाए। नहीं कुछ और बात है, सच सच बताओ तुम कौन हो। उन्होंने टाल मटोल करने की बहुत कोशिश की पर राजा साहब के बहुत दुराग्रह के कारण से आखिरकार उन्होंने अपना मुख्य परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद। अरे काकोरी कांड वाले चंद्रशेखर आजाद, वो तो दंडवत हो गए। वो कहते हैं उस दिन के बाद से मेरे राजमहल में उनका आना जाना शुरू हो गया। वो अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर के भी आते थे, मेरे यहां रखी हुई बंदूकों से उन्हें बंदूक चलाना सिखाते थे, निशाना चलाना सिखाते थे। वो इतने अधिक अच्छे निशानेबाज थे कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए उन्होंने पिस्तौल चला करके और सांप को मार दिया। उन्होंने, उनका जो निशाना था वो अचूक था,
परंतु वो व्यक्ति नहीं, वो देवता था। उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, और वो जितने युवकों को अपने साथ में जोड़ता था उनकी पूरी केयर करता था, वो उनकी पूरी चिंता करता था, वो उनके घरों तक उनका संपर्क संबंध था। ये जो खलक सिंह है, जब उनको मालूम पड़ा कि चंद्रशेखर आजाद का तो स्वर्गवास हो गया, उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। झांसी में रहते समय सदाशिवराव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर, कानपुर के अजय घोष, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, इन सब, विश्वनाथ वंशपायन, इन सब लोगों को अपने साथ में जोड़ करके, उनके घरों तक संपर्क करके, उनके घरों में उनका आना जाना बना करके उन लोगों का बहुत उपयोग किया। राजगुरु, जब भगत सिंह ने असेंबली बम के लिए निश्चय किया तो भगत सिंह और राजगुरु में हम जानते हैं कि आपस में प्रतिस्पर्धा थी, शहादत की प्रतिस्पर्धा। तो नाराज हो गए राजगुरु, उन्होंने कहा मैं अपना अलग क्रांतिकारी दल बनाऊंगा, और चले गए पूना। चंद्रशेखर आजाद ने भगवान दास माहौर को और विश्वनाथ वंशपायन को भेजा, तुम जाओ शस्त्र लेकर के, उसको कहो कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये गए, पर किसी ने मुखबरी कर दी, जलगांव में पकड़े गए, जलगांव जेल में डाल दिए गए। उस जेल के अंदर ये फणिंदर घोष और जयगोपाल, जो बाद में पुलिस के मुखबिर बन गए थे, ये वहां गवाही देने के लिए आए। तब चंद्रशेखर आजाद की बुद्धिमत्ता देखिए, उन्होंने सदाशिवराव मलकापुर को पिस्तौल देकर के भेजा और कि उनके विश्वनाथ वंशपायन के भाई के साथ में जाओ, और भाई मिलने के लिए जाएगा तो उनको पिस्तौल देके आ जाएगा। तब ये जो दोनों मिलेंगे और गवाही देने के लिए आएंगे, तब इन दोनों को गोली से उड़ा देना। और योग बना, वो दोनों आए, इनके पास पिस्तौल पहुंच गई भोजन करने के समय, अखबार में लपेट करके। पिस्तौल इनके हाथ में थी। भगवान दास माहौर कहते हैं कि निशाना चूक गया मेरा। वो दोनों भाग निकले। एक बेचारा पुलिस अधिकारी था, वो मारा गया, अंग्रेज। हम सफल नहीं हो पाए। ये जो देशद्रोही लोग थे, मुखबिर लोग थे, इनको सजा देने का काम था हमारा, उस काम में हम सफल नहीं हो पाए। उनके मन में आत्मग्लानि थी। बाद में उनको आजीवन कारावास वगैरह मिला। सदाशिवराव मलकापुरकर बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की मां जगरानी देवी को अंत में वो अपने घर ले आया था। तो उनकी मां की मूर्ति जिस व्यक्ति ने बनाई, उसका नाम है रुद्र नारायण सिंह, वो भी झांसी के। उनके घर पर भी चंद्रशेखर आजाद का आना जाना जबरदस्त था। उनकी पत्नी, दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा सेटल कराने का काम भी चंद्रशेखर करते थे। कभी कभी देवर भाभी में भी झगड़ा हो जाता था, तो समझौता होता था, तो शर्त लगाते थे चंद्रशेखर, कड़ी चावल खिलाओगी तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हंसी मजाक में से जीवन बीतता था। ये रुद्र नारायण सिंह बड़े अच्छे संगीत मर्मज्ञ थे। इनके घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर को बिठा दिया गया, कमोद सिंह। वो बराबर ध्यान रखता था। चंद्रशेखर आजाद हरिशंकर के नाम से उनके साथ में उनके घर पर रहते थे। वो कमोद सिंह अंदर आता था, हरिशंकर से भी गप्पे मारता था, और हरिशंकर उनको ऊपर उठाता था, कहता था कि देखना कमोद सिंह जी, एक दिन आप चंद्रशेखर आजाद को पकड़ लेंगे, आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, बहुत ऊंची पोस्ट मिलेगी आपको। तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता था, बाहर चला जाता। उसको क्या मालूम कि जिससे वो बात कर रहा है वही चंद्रशेखर आजाद है। एक दिन चंद्रशेखर आजाद स्नान करके आए थे, और उससे पहले उन्होंने दंड बैठक वगैरह पहन दी थी, तो नीचे एक लुंगी लगा रखी थी, ऊपर का बदन पूरा खुला था। पास में मुकद्दर वगैरह रुद्र नारायण सिंह के यहाँ खड़ा था, वो अखाड़े पर व्यायाम करने के लिए भी आते थे। वो सारा सामान पड़ा था। रुद्र नारायण सिंह अच्छे फोटोग्राफर थे। अभी आजकल हम सब लोग जो चंद्रशेखर आजाद का मूंछों पर ताव दिए हुए फोटो जो देखते हैं, ये फोटो रुद्र नारायण सिंह का खींचा हुआ है। उन्होंने उनको कहा कि पंडित जी आज आपका मैं फोटो खींचूंगा।
इन्होंने कहा कि देखो क्रांतिकारी लोग हैं, उनका फोटो नहीं रहना चाहिए, पुलिस के पास में चला जाएगा तो नुकसान होगा। उनका मैं केवल आपका फोटो खींचूंगा, उसका नेगेटिव बना करके दीवार में चुनवा करके रख दूंगा, फिर तो ठीक है। बड़ी मुश्किल से तैयार किया। वो तैयार हो गए तो उन्होंने कहा रुको, मैं मेरी मूंछों को थोड़ी तीखी कर देता हूं, उसके बाद में आप फोटो खींचना। तब वो जो मूंछों को जब तीखी कर रहे थे तो रुद्र नारायण सिंह ने देखा ये पोज सबसे अच्छा पोज है, उसी पोज को उन्होंने खींच दिया। बाद में विश्वनाथ वंशपायन को भेज करके चंद्रशेखर ने इनके पॉजिटिव नेगेटिव जलवाने के लिए प्रयास किया। रुद्र नारायण सिंह ने कहा कि देखो भैया, आज तो चंद्रशेखर आजाद है और बाद में ये महापुरुष बन जाएंगे, उस समय इनके फोटो की जरूरत पड़ेगी तो कैसे लगते थे वो कौन जानता है। फोटो तुम मेरे सामने पॉजिटिव फाड़ दो, पर नेगेटिव मैं दीवार में चुन करके रख देता हूं। बड़ी मुश्किल से विश्वनाथ माँ ने वो जाकर के वापिस उनको कहा कि आपके फोटो हमने जला दिए, ये नेगेटिव भी जला दिए, तब वो माने। पर चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद में उन्होंने उन फोटो को उजागर किया, उसकी पॉजिटिव बनाकर अखबारों में दिया, तब अखबारों के अंदर वो मूंछों पर ताव देते हुए फोटो छपा। उसके अलावा उनका एक फोटो नॉट बॉबर, जिसने अल्फ्रेड पार्क में उनको घेरा था, उसने उनकी मृत्यु का गिरा हुआ फोटो, कभी आप लोगों को ओरिजिनल फोटो देखने को मिला हो तो देखना, गिरा हुआ फोटो पेड़ के नीचे, वो नॉट बॉबर अपने साथ लेकर के चला गया, किंतु बहुत समय बाद में वो फोटो भारत में आया। इसके अलावा कोई फोटो ही नहीं। ये रुद्र नारायण सिंह है, इन्होंने इनकी मां का फोटो खींचा, पॉजिटिव से उनकी मूर्ति बनाई और उनकी मूर्ति का अनावरण झांसी में सबसे पहली बार किया गया। ये रुद्र नारायण सिंह को पुलिस पकड़ नहीं सकी, उसके ऊपर शक जरूर था उनको, यातनाएं दी गई, पकड़ा गया, रिमांड ली गई, पर हुआ कुछ नहीं। और यही चंद्रशेखर आजाद जब अल्फ्रेड पार्क में वीरभद्र तिवारी ने मुखबरी की, तब नॉट बॉबर अपने 90 सैनिकों के साथ में उसको घेर करके उनको मारा। अब क्रांतिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया था कि वीरभद्र तिवारी को कैसे सबक सिखाया जाए। वीरभद्र तिवारी कानपुर चला गया, क्रांतिकारियों ने वॉच किया। रणवीर सिंह नामक क्रांतिकारी ने भरे बाजार के अंदर उसके ऊपर 3 फायर की। इसको मालूम पड़ गया, इतने लोगों ने घेर लिया है, ये धड़ाम से नीचे गिर गया और मर गया ऐसे करके, बचाओ बचाओ। क्रांतिकारियों को लगा काम तमाम हो गया है, वो वहां से भाग निकले, पर ये बच गया। वहां से भाग करके ये उरई गांव में चला गया। क्रांतिकारियों को मालूम पड़ गया। क्रांतिकारियों के साथ में एक 17 वर्ष का लड़का था, रमेश चंद्र गुप्त। वो 11वें 12वें दर्जे में पढ़ता था। उसने अपने घर वालों को कहा कि उरई के जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करा दूंगा, तुम यहां आकर के पढ़ाई कर लो। माता पिता क्या समझते थे, माता पिता ने हाँ कर दी, ये वहां चला गया। और रमेश चंद्र गुप्त ने वीरभद्र तिवारी का बराबर पीछा किया। एक दिन रामलीला का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर ये गया हुआ था, तो ये मंच से उतर रहा था। उसी समय रमेश चंद्र गुप्त आगे बढ़ा, अपनी पिस्तौल निकाली और धाए धाए 4 गोली लगा दी उसके ऊपर और उसको धराशायी कर दिया। क्रांतिकारियों को जब ये मालूम पड़ा कि रमेश चंद्र गुप्त ने वीरभद्र तिवारी को मारकर चंद्रशेखर आजाद की मौत का बदला ले लिया है, सब लोगों के मन में थोड़ी सी ठंडक पहुंची। ये रमेश चंद्र गुप्त को बाद में पकड़ा गया और 17 वर्ष के इस छोटे से बच्चे को फांसी की सजा दी गई। हंसते हंसते ये अपने प्राणों को न्यौछावर कर गया कि मैंने मेरे टीम लीडर की हत्या का बदला ले लिया, ये श्रेय मुझे प्राप्त हुआ। खुश होकर के वो चल दिया। वास्तव में रमेश चंद्र गुप्त को बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति की मुखबरी करने के लिए वीरभद्र तिवारी जैसे व्यक्ति को धराशायी कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के साथ ये जितने सारे लोग खड़े हुए, इन सब लोगों को भी आजीवन काला पानी की सजा हुई। इनके परिवारों को गर्दिश का मुंह देखना पड़ा, इनकी हालत बहुत खराब हुई। चंद्रशेखर आजाद ने जो संगठन खड़ा किया काकोरी कांड के बाद में भगत सिंह के साथ मिलकर के, तब पंजाब के भी कुछ लोग उसमें जुड़े, जिनमें से जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा,
इन लोगों के नाम बड़ी प्रमुखता से लिए जाते। महावीर सिंह करके कानपुर का एमएससी किया हुआ विद्यार्थी, राजपूत घर का, और वो वहां उनके साथ में आया, जुड़ा, शिव वर्मा के साथ आगरा में रह करके बम बनाने का काम करने लगा। वायसराय की गाड़ी को उड़ाने के लिए वो साथ में था। किसी मुखबिर ने, फणींद्र घोष वगैरह ने उनका नाम लिया, इसके कारण से बाद में वो गिरफ्त हुआ। ये जब गिरफ्तारियां हुई इन सब लोगों की एक साथ, कहां कहां मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, तो ये जो महावीर सिंह है, शिव वर्मा के साथ में एक दिन जब क्रांतिकारियों में शरीक हुए ही थे, तब कह रहे थे क्या करूं, मेरे पिताजी पीछे पड़ गए हैं, मेरी शादी तय कर दी है, मेरी शादी करेंगे। उन्होंने कहा तुम घर से भाग जाओ। उनका ऐसा नहीं हो सकता, हमारा घर ऐसा है कि पिताजी की इज्जत को मैं दाव पर नहीं लगा सकता। तो तुम ऐसा करो कि पिताजी को साफ साफ लिख दो कि मेरा मार्ग ऐसा है और मैंने क्रांति के कार्य का वर्ण कर लिया है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। महावीर सिंह ने पत्र लिखा। पत्र का जवाब उनके पिताजी ने भेजा और उसमें यह लिखा कि ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि तुम क्रांतिकारी मार्ग के ऊपर चल रहे हो, अंग्रेजों को भून करके अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए तुम लगे हुए हो, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। परंतु बेटा, मैं तुम्हें एक ही बात कहता हूं, मेरे मुंह पर कालिक मत लगाना, टूटना मत, डरना मत, झुकना मत और लौटना मत इस मार्ग से पीछे। ऐसा उन्होंने पत्र लिखा। पत्र पढ़ करके महावीर सिंह गदगद हो गए थे। महावीर सिंह जब पकड़े गए थे तो विजय कुमार सिन्हा, महावीर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों के शरीर में ताकत ज्यादा होने के कारण से जब बलात् दुग्धपान कराया जाता था अथवा पुलिस के डंडे और हंटर पड़ते थे, तब ये लोग बीच में पड़ करके दुबले पतले क्रांतिकारियों को बचाते थे। राजगुरु समेत ये 4-5 लोग पुलिस के ऊपर ऐसा पिल पड़ते थे कि पुलिस के लोग इनके पास आने से भी कतराते थे। इसलिए पुलिस के लोगों ने इन लोगों को अलग थलग कर दिया। महावीर सिंह को राजमहेंद्री जेल में डाला। वहां भी वो उत्पात मचाने लगा। वहां का जो जेलर था उसको एक बॉक्सिंग लगाया, धड़ाम नीचे गिर गया। कितने समय तक उसको होश नहीं आया। तो सारे लोग इसके ऊपर पिल पड़े और इसकी स्थिति ऐसी कर दी कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। इसने कहा एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, मैं तो ठीक हूं। उठ करके खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाद में इसको भी काले पानी की सजा दी गई। वहां जबरदस्ती अनशन पर जब ये बैठा तो बलात्पान कराते समय में फेफड़ों में दूध चला गया, फेफड़े इन्फेक्टेड हो गए, निमोनिया हो गया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। माने एक व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी एक कार्य को मिशन के रूप में तय करता है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचने में कितना दुख सहन करना पड़ता है। भगवती चरण बोहरा देखिए आप, उनकी पत्नी दुर्गा भाभी बम का परीक्षण करने के लिए गए थे लाहौर में। सुखदेव साथ में थे, जयदेव कपूर साथ में थे। वहां अंधेरा हो गया था, पिन लूज हो गई थी। इन्होंने कहा बाद में करेंगे। भगवती चरण बोहरा ने कहा नहीं, अभी करेंगे अपन, आप चिंता मत करो, मैं करता हूं, मैं इसको देखता हूं पिन कहां लगेगी, करेगी। उन्होंने पिन लगाई, उसको ठीक किया, पर आगे जाकर के थोड़ा सा गए वो और उनके हाथ के अंदर बम फूट गया, चित्र चित्र उठ गए। इन्होंने सोचा सक्सेस हुआ दिखता है। पास में जाकर के देखे तो भगवती चरण बोहरा के शरीर के चित्र। जैसे तैसे करके ये लोग वहां गए, घर चंद्रशेखर थे वहां, दुर्गा भाभी के। चंद्रशेखर को बाहर बुलाया, सुखदेव ने सारा माजरा समझाया, एम्बुलेंस ले जानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, बहाना बनाया, लेके गए। सुखदेव का खुद का भी हाथ जल गया था, लेकर के गए, पर अब सच बात बतानी पड़ेगी। तब चंद्रशेखर आजाद ने दुर्गा भाभी को बताया, भगवती भाई नहीं रहे, बम परीक्षण में चले गए। मृत्यु के समय में अंतिम शब्द जो भगवती चरण बोहरा के थे वो ये थे कि मेरी तो अब मृत्यु हो रही है, बलिदान हो रहा हूं मैं, पर दुर्गा को तुम लोग अपने क्रांतिकारी संगठन में ही रखना।
वो तो हाथ पर ब्रेक, संज्ञा शून्य। सुशीला दीदी पास में थी, रात भर वो उनके पास रही, दिलासा देती रही। दाह संस्कार कल दूसरे दिन किया जाना चाहिए, यह निर्णय हुआ तो ये दोनों साथ चलने के लिए तैयार हुई, पर सबको मालूम पड़ जाएगा, इसलिए इन दोनों को घर पर ही रखा। वहां लेके उनका दाह संस्कार नहीं किया, क्योंकि पता चल जाएगा दफनाया गया मिट्टी में। वापिस आए, चंद्रशेखर आजाद ने दुर्गा भाभी को कहा, अब तुम ही मेरी बहन और बेटी, मां कहो, कुछ भी कहो, हमारे क्रांतिकारी दल के अंदर अब तुम ही हो। दुर्गा भाभी जीवन भर क्रांतिकारी कार्यों में लगी रही, सुशीला दीदी क्रांतिकारी कार्यों में लगी रही। अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा, इन सब लोगों को भी उस समय में काले पानी की सजा दी गई, किसी को 10 साल, किसी को 14 साल। उनके परिवार के लोगों की दुर्गति बड़े व्यापक पैमाने पर की गई। चंद्रशेखर आजाद जब बुंदेलखंड मोटर कंपनी में काम करते थे, उस समय में एक बार उनके चोट लग गई, पैर की हड्डी टूट गई। अब जब पैर की हड्डी टूट गई तो अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के लिए क्लोरोफॉर्म सूंघाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, मैं क्लोरोफॉर्म नहीं सूंघूंगा। क्यों? क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद में आदमी का अवचेतन मन जागृत हो जाता है और वो अपने मन के अंदर जो जो विचार चल रहे होते हैं वो बोलता है। इन्होंने सब मना कर दिया, पर साथ के लोगों ने कहा कि अगर नहीं कराएंगे तो ये ठीक नहीं होगा, ये हड्डी बैठेगी नहीं, और ये बिठाना जरूरी है, आपको काम बहुत करना है अभी। फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने हाँ भरा। कहते हैं कि इनको बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म भी बड़ी भारी मात्रा में सूंघाना पड़ा, पर वो जो डॉक्टर था वो अच्छा था। हुआ वही, क्लोरोफॉर्म सूंघाने के बाद में इन्होंने अपने मन की सारी बातें खोलने लग गई। डॉक्टर अच्छा था, वो इनकी बातें सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ और इनका भक्त बन गया। भगवान की कृपा से कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, उसने कोई मुखबरी नहीं की, बल्कि वो और उल्टा इनका भक्त बन गया। माने आप देखिए, ये शिव वर्मा से लगा करके ये मलकापुर का विश्वनाथ वंशपायन, इन सब लोगों को अपने संपर्क में लाने के बाद में उनको संस्कारित करना कष्टपूर्ण जीवन है। सोच समझ करके कदम बढ़ाना। खुद के जीवन को देखो, अगर बड़े से बड़ा कष्ट आप सहन कर सकते हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती किसी के भी साथ में इन्होंने नहीं की। भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने मिलकर के संगठन का पूरा ताना बना बुना। एक योजना असफल हो जाने के बाद में दूसरी योजना की क्रियान्विति कैसे की जाए, उसकी कैसे रचना बनाई जाए, वो उसमें लग जाता था। असफलता इन्हें निराश नहीं करती थी। कितनी जगहों पर, दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में, बरेली में बम बनाने के इन्होंने कारखाने शुरू किए, उसका प्रशिक्षण दिया। ये यतीन्द्र दास जो 63 दिन के अनशन के बाद में जिसका बलिदान हो गया, उसका भाई किरण चंद्र, वो उनसे मिलने के लिए आया था, उसको बहुत बार आगाह किया, पिताजी का हवाला दिया। इसने बहुत शांत भाव से कहा कि देख भैया, हम लोगों ने जो मार्ग अपना लिया ना, वो मार्ग अलग है। पिताजी गृहस्थ व्यक्ति है, उनके मन में इस प्रकार की बात आना कि मेरा बेटा बचा रहे, ये स्वाभाविक है। पर यहां हम हाथ पर कफन लेकर के चल रहे हैं, जान हथेली पर लेकर के चल रहे हैं। हम मर जाएंगे, इसी के लिए तो आए हैं, हमें मालूम है। ये कोई हमें बहुत बड़ा तमगा देगी, कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठा देगी, ऐसा नहीं है। पर हमारे मन में एक संतोष रहेगा
भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से काटने के लिए, मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, बलि दे दी और हंसते हंसते दिए, जानबूझ करके दिए, किसी के उकसाने पर नहीं है। यह हमारा स्वयं निर्णित गंतव्य पथ है। एक एक व्यक्ति के जीवन के छोटे 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 हिस्से भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा ये जो पूरा कालखंड है, इस पूरे कालखंड ने क्रांतिकारियों को बहुत बड़ा स्थान समाज के अंदर मिल गया था। गांधी जी ने असेंबली में जब बम फेंका तो बम के विरोध में एक आलेख एक पत्रिका में छपवाया। ये भगवती चरण बोहरा है। इन्होंने और सुखदेव ने दोनों ने मिलकर के बम दर्शन क्या है, बम दर्शन क्या है, उस पर गांधी जी ने जितने आरोप लगाए हैं उसके एक एक आरोपों का वर्णन सिलसिलेवार करके बम दर्शन क्या है वो लोगों के सामने रखा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ये लोग कोई आतंकवादी लोग नहीं है। ये क्रांतिकारी और आतंकवादी दोनों में फर्क है। इन्होंने कभी भी जनता का नुकसान करने का प्रयास नहीं किया। हर जगह पर ये पहले ये चीज देखते थे कि जनता की हानि नहीं होनी चाहिए, निरपराध व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, पर अंग्रेजों में दहशत फैलनी चाहिए, डर फैलना चाहिए। उसमें ये सफल हुए। उसके अलावा भी जैसा कि मैंने बीच में वर्णन करते समय मैं ये बताया है, असेंबली में भी अहिंसक बम फेंका गया। जेल में रह करके जेल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए 114 दिन का अनशन सत्याग्रह, ये देश में अनूठी चीज है। ये इन क्रांतिकारियों ने किया है। ये जो क्रांतिकारी थे ये केवल क्रांतिकारी नहीं थे, संक्रांतिकारी थे। समाज में यथेष्ट परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, उसकी इनके मन के अंदर कल्पनाएं थी। उसका पूरा खाका था। गरीबों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान ये मिलना चाहिए। हम सब आपस में भारत माता के पुत्र भाई भाई हैं। ये समरसता का भाव सब लोगों के मन के अंदर पैदा होगा, उससे समता आएगी, उससे समानता आएगी। ये दृष्टिकोण था। ऊंच नीच, छुआछूत का भेद नहीं रहना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ये ब्राह्मण थे और ये जिन लोगों के घरों में भोजन करने के लिए जाते थे उन लोगों के घरों में भी इतना कट्टरवाद था कि उनको घर के अंदर घुस करके भोजन करवाना बड़ा मुश्किल काम था। पर इन्होंने अपने व्यक्तित्व के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर उन घरों में ऐसी प्रतिष्ठा बनाई, रसोई में ये बैठ करके भोजन करने लग गए। मैंने अपने व्यवहार के बलबूते पर लोगों के मन के अंदर छाई हुई कुरीतियों का भी नाश इन लोगों ने अपने व्यवहार के माध्यम से किया। बड़ी लंबी सूची है, बड़ी लंबी सूची है। प्रेमदत्त के बारे में तो आप लोगों ने सुना ना, वो जो जय गोपाल, उसके ऊपर अदालत के अंदर उन्होंने अपना जूता निकाल करके और खींच के मारा। सब लोग कहने लगे तुमने बहुत ही अच्छा पुरस्कार दिया, दूसरे पैर का भी जूता उसके ऊपर मारो। किस ढंग के लोग थे। ये छोटा बच्चा ही है प्रेमदत्त, तो उसको 4-5 साल की सजा हुई तो उसने कहा मैं तो दूसरा जूता मार देता हूं तो 5 साल की सजा और हो जाएगी, तो मेरे तो 10 साल की सजा हो जाएगी, अच्छा रहेगा। ये भगत सिंह का एक वक्तव्य बहुत ही महत्व का है जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को लिखा था, पर सब जितने भी अनन्य दूसरे क्रांतिकारी थे उन लोगों को भी वो मालूम पड़ा। भगत सिंह ने कहा हम लोगों को जिनको फांसी हो गई है वो तो क्षण भर में अपने जीवन का चोला उतार करके चल देंगे, पर जिन लोगों को आजीवन कारावास हुआ है उन लोगों को अभी दुनिया देखनी है। दुनिया के सामने हमारे क्रांति का आदर्श क्या है, ये सही चेहरा
तुम लोगों को ही रखना है। इसलिए अपने अंतःकरण के अंदर अपने देश की आजादी की जिजीविषा को जिंदा रखते हुए अपने जीवन को इस तरीके से जियो कि लोग तुम्हें देख करके इस भारत माता के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हो जाए। मैंने बाहर रह करके, जेल में रह करके अपने जीवन को किस तरीके से जीना है, आप देखिए उस कालखंड के अंदर इन सब क्रांतिकारियों ने पूरे जेल के जीवन में बदलाव ले आए। अखबार पढ़ना, स्वाध्याय करना, लाइब्रेरी में से पुस्तकें निकाल करके पढ़ना, लेक्चर होना, कितने प्रकार के काम किए। और जो अन्य आपराधिक दंडों में जो कैदी वहां रह रहे थे, वो इन लोगों के व्यवहार से उनके आचरण में भी परिवर्तन आया। बड़े अनूठे लोग थे ये। केवल मात्र धधक करके, भभक करके अपने जीवन को भारत माता के लिए चढ़ा देने वाले लोग नहीं थे। इन लोगों के जीवन में संक्रांति थी। ये देश के लिए जीना कैसे, तिल तिल करके मरना कैसे, अपने जीवन को खपाना कैसे, इसमें से ये आगे बढ़े हैं। तो ये जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब लोगों का ये कालखंड और इनके इन सब मित्रों का कालखंड जो लगभग 25-30 लोग हो जाते हैं, इन लोगों ने उस सारे कालखंड के अंदर भारत माता के माथे को उज्जवल किया, ऊंचा उठाया और जो लक्ष्य लिया था उसको पूरा करके दिखाया। उस समय के राजनेताओं से ज्यादा लोकप्रियता जन जन के मन में स्थापित हो गई। आज भी हम देखते हैं कि इन लोगों का भाव, इन लोगों का मन, इन लोगों की विद्याएं, इन लोगों का वर्चस्व हम सब लोगों के हृदयों में छलकता है। आज इस चैप्टर की पूर्णाहुति करते हैं। अगली बार में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, एक अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में हुए। आंध्र प्रदेश के जंगलों के नायक थे, सिद्ध थे, साधक थे, उनके बारे में। और चटगांव, अभी ढाका के पास में चटगांव समुद्री तट है, बांग्लादेश में है अभी। उस कालखंड के अंदर मास्टर सूर्य सेन के साथ मिलकर के 70 लोगों ने 4 साल तक वहां क्रांति को धधकाया है। 2/3 उसमें से बच्चे हैं जिनकी उम्र 11 साल से लगा करके 17-18 साल की है। इतने छोटे छोटे बच्चे और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। देश के इतिहास में इतना लंबा चलने वाला और इतने छोटे बच्चों के द्वारा इस देश को आजाद कराने का उपक्रम, ये अपने आप में पहला ही और अनूठा है। इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इन दोनों प्रमुख घटनाओं के बारे में अगले एपिसोड में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आज इसको यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।